वेरी गुड। और फ्रिक्वेंसी और पेनिट्रेशन का क्या ताल्लुक है? हाँ, इनडायरेक्ट रिलेशन है फ्रिक्वेंसी और पेनिट्रेशन ऑफ साउंड वेव्स का। ठीक है, तो जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स? वेरी गुड। सुपरफिशियल का उर्दू तर्जमा क्या है? हाँ, जो ऊपर वाले सतही या बैरूनी जो भी कहें, बिल्कुल। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? ठीक है, और वो न्यूमेट का जो हम करते हैं हाँ, ये बोन्स का, ब्रेस्ट का, और टेस्टिस फीमेल में टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। और थायराइड का नहीं अल्ट्रासाउंड कभी सुना आपने? थायराइड ऊपर पड़ा होता है ना, एंटीरियर टू ब्लड वेसल्स या एंटीरियर भी पड़ा होता है सामने। तो इन सब के लिए कौन सी प्रोब यूज़ होती है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए? लीनियर प्रोब यूज़ होती है। वेरी गुड। तो लीनियर की रेजोल्यूशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या कम होती है? वेरी गुड, शुक्र। यानी कॉन्सेप्ट आपके बन गए हैं, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कॉन्सेप्ट बन गया ना, मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में एक चीज़ें सेट होती जाएँ आराम आराम से, और इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट बने। जब आप प्रैक्टिकल काम करना शुरू करें तो आपको एक एक चीज़ फिंगर टिप्स पे याद हो चुकी हूँ। तो डीप स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सी प्रोब यूज़ होती है? कन्वेक्स प्रोब। कन्वेक्स प्रोब के क्या क्या यूजेस हैं? गायनी और ऑप्स में यूज़ होती है। वेरी गुड। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं इसको, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो इन सब के लिए यूरिनरी ब्लैडर, या जैसे आपने गायनोरॉप्स की बात की, सब के लिए आप कौन सी प्रोब यूज़ करते हैं? कन्वेक्स प्रोब यूज़ करते हैं। कन्वेक्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या कम होती है लीनियर की निस्बत? फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है? क्योंकि हमें पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, डीप देखना है हमने पीछे जाके। वेरी गुड। और जो है ट्रांसवेजाइनल प्रोब, वो कब यूज़ होती है? वो कौन से केसेस में यूज़ होती है? सर वो आपने बताया था कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और हमें कन्वेक्स नजर नहीं आ रही। हाँ, वेरी हम गुड। उसको देखने के लिए कि वो वजाइना से होती को अंदर जाकर दिखाती है। यानी कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया है कि अब आपको रेफ़र करना आ जाएगा मरीज़ कि आप देख रहे हैं मरीज़ की शिकायत मौजूद है, कंप्लेंट मौजूद है, आपको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ नज़र नहीं आया, कन्वेक्स प्रोब के साथ आपको समझ नहीं आया, तो आप उसे रेफ़र कर देंगे फॉर ट्रांसवेजाइनल प्रोब या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसको हम TVS कहते हैं। TVS के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं आप। लेकिन 100 में से 95 मरीज़, 98 मरीज़ जो है ना, वो आपको समझ आ रहे होते हैं। एक दो मरीज़ ऐसा नॉर्मल होता है जो आपको रेफ़र करना पड़ता है। ठीक है, लिहाजा ये परेशान नहीं होना कि देखो तो सर तो हर मरीज़ हमें बताए जा रहे हैं कि रेफ़र कर देना है। अगर हम हर मरीज़ रेफ़र करेंगे तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? बात कर माइंड में आती है ना चीज़ें, तो ऐसा होता नहीं है। आपने जो आप देखें ना, प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको 1 या 2 मरीज़ रेफ़र करना होता है बड़ी मुश्किल से। लोग टेक्नीशियन के डिप्लोमे करके मैट्रिक के बाद डिस्पेंसर बने बैठे हैं, वो भी रेफ़र कर रहे होते हैं मरीज़। उनका मरीज़ कितना रेफ़र होता है? 2, 3, 4 ये रेफ़र होता है मरीज़। ठीक है, तो ये तो आपको फ्रिक्वेंसी, रेजोल्यूशन, पेनिट्रेशन और यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोब, ये आपको सब आ गए हैं। मतलब ये, हालांकि मैंने आपको कहा नहीं था कि मैं सुनूंगा आपको, लेकिन आप लोगों को माशाल्लाह कॉन्सेप्ट हैं। तो ये बताएं ज़रा
एनेकोइक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? एनेकोइक क्या हो गया? ठीक है, बिल्कुल। और हाइपर एक्विक कौन कौन से होंगे? बोनी स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसमें गूंज ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, बॉल आप दीवार को मारते हैं तो तेज़ी के साथ वापस आती है, तो वो हाइपर होते हैं। और हाइपर एक्विक कौन से होते हैं? यार गिलास तो दो ला के दो गिलास लेके आओ। अच्छा, हाइपर एक्विक कौन से होते हैं? मतलब एक तो बोलते हैं हाइपर, हाइपर में बिल्कुल वाइट नजर आती है, वो चमक वाली, उसमें चमक वाली नहीं होती ना, वो एनेकोइक होती है, उसके बीच में कंडीशन होती है जिसमें ब्राउन ब्राउन नजर आ रही होती है, ग्रे स्ट्रक्चर होता है, ग्रे। सब राइट जो मैथ होता है वो एक और लिखो ना मैडम के लिए भी लिखो। अच्छा, तो हम मैथ देखते हैं तो मैथ में बिल्कुल ब्लैक में नजर नहीं आता, वाइट में ग्रे चलो ठीक है, वेरी गुड। और ये चीज़ें हमेशा कंपैरिजन में यूज़ होती हैं, हाइपर और हाइपो हमेशा कंपैरिजन का पता है ना। कंपैरिजन कब होता है? जब दो चीज़ें हों। एक चीज़ का कंपैरिजन हो सकता है तो कंपैरिजन में यूज़ होती है। इसका मतलब है कि दो चीज़ें जब होंगी तो ये पानी ले लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हाइपर, हाइपो, एनेकोइक हो गया। आइसोइकोइक का क्या मतलब है और होमोजीनस का क्या मतलब होता है? इसको थोड़ा सा रोशनी डालें, इस पर को समझ आती है तो। आइसोइकोइक और होमोजीनस, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो सेम। तो आइसोइकोइक स्ट्रक्चर कौन से होंगे? जो वेरी गुड, वेरी गुड। दो चीज़ों का, जैसे मैंने बताया था, ये दीवार दोनों साइड वाइट है तो ये दोनों बोथ और आइसो इक्विक टू ईच अदर। आइसो इक्विक टर्म उसे यूज़ होती है जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो। और होमोजीनस कब यूज़ होती है? जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग। याद करो, होमोजीनस जब हम एक ही चीज़, होमोजीनस हेट्रोजीनस वो होती हैं जब हम एक ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं। मैंने बताया था कि बंदे ने अगर लिबास पहना हुआ, मल्टी कलर लिबास है, एक ही लिबास है उसके अंदर मल्टी कलर हैं, तो वो हेट्रोजीनस होगा। एक ही लिबास है अगर उसको सेम कलर है तो वो होमोजीनस होगा। दो लिबासों का कंपैरिजन करेंगे तो आइसोइक्विक अगर सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर बाकी प्रोब की मूवमेंट्स तो बहुत आसान है। लॉन्गिट्यूडनल और कौन सी होती है? ट्रांसवर्स, ये शॉर्ट एक्सिस भी कहते हैं उसको। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बाकी यूट्रस है, यूट्रस के कितने पार्ट्स हैं? यूट्रस के पार्ट्स कितने हैं? फंडस, इस्थमस, सर्विक्स। फंडस और इस्थमस के दरमियान एक और पार्ट होता है, वो भूल गई हैं आप। फंडस और इस्थमस के दरमियान एक और पार्ट है, कार्पस। कार्पस को हम आम लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ यूट्रस। वेरी गुड। इनमें से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन सा है? फंडस, सुपीरियर पार्ट या ऊपर वाला हिस्सा है। वेरी गुड। इसकी लेयर्स कितनी हैं यूट्रस की? कौन कौन सी हैं? ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी कौन सी मसल, कौन सी लेयर जो है वो फंक्शनल होती है? वाई? ज़बरदस्त। और ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी लेयर ऑफ यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो रहा होता है? स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो ऐसा ऐसा ग्रो होना शुरू हो जाती है। फिर मैंने आपको 3 लाइन अपीयरेंस पढ़ाई थी ना, इसकी 3 लाइनें नज़र आती हैं हमें। प्रोलिफरेटिव फेज़ जो होता है इसका, ये फेजेस पढ़ाए हैं आपको मैंने? प्रोलिफरेटिव फेजेस नहीं पढ़े हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ये क्या कह रही है? अच्छा, ये देखें ज़रा,
ये फेज़ नहीं पढ़ाया मैंने आपको, प्रोलिफरेशन फेज़ लिखा हुआ है। नहीं फेस तो हमने नहीं पढ़े थे, हमने इसके बारे में आपको अच्छा चलें इस पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आप हम इस आगे जाते हैं। अच्छा, और एबनॉर्मल, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन? सर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। वेरी गुड। और ज़्यादा वेट की वजह से भी हो सकता है। किसी है वेट ज़्यादा हो उसकी वजह से। कुछ समझ नहीं, क्या ज़्यादा वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा, हाँ जी ठीक है। और सर अगर उधर कोई चक्राट वगैरह है उसकी वजह से भी। वेरी गुड, माशाल्लाह यार माशाल्लाह, आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। डाइट अच्छी ना हो उसकी वजह से भी हो सकता बिल्कुल। और है। अनीमिक अनीमिया तो इसकी वजह से होता है ना, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो अनीमिया हो जाएगा। और ये देखें बर्थ कंट्रोल पिल्स, सर वो इंजेक्शन जब लगाते हैं ना, ये 3 मंथ वाला 2 मंथ वाला, बिल्कुल 100% चांस होते हैं कि उनकी जो मेंसेस है वो गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ एक दो पेशेंट होते हैं इंजेक्शन से इनको मुश्किल होता है। सर पिल से तो इतना नहीं होता जो हमें मतलब ये सवाल मेरा पूछने का मकसद आपको ये है कि इस तरह के केसेस आपको ना अपनी प्रैक्टिस में 100 में से 95 केस आपको इस तरह का मिलता है, इस हिस्ट्री के साथ आपके पास आ रहे होते हैं, और पेशेंट की ज़्यादातर कंप्लेंट यही होती है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आपने वहाँ पे घबरा नहीं जाना। क्यों नहीं घबरा जाना? आप देखोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, अल्ट्रासाउंड आपको नॉर्मल मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे, पसीने आपके छूटना शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो मतलब मेरा तो नॉलेज ही इनफ नहीं है, मतलब मैं अल्ट्रासाउंड में मरीज़ की हिस्ट्री तो है ना, मरीज़ को मसला तो है ना, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड में नहीं ढूंढ पा रही। अब इसमें आप अपने आप को ब्लेम देना शुरू कर दें। ये बताने की, इतनी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको अगर यूट्रस का साइज़ नॉर्मल मिल रहा है तो आपने नॉर्मल लिख के भेजना है, लाजमी नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड में बीमारी निकाल के भेजो मरीज़ की। बात फॉलो की है आपने मेरी? ज़िद नहीं बना लेनी आपने कि जी मेरे पास मरीज़ आया जी, उसको 3 महीने से क्या नाम है मेंसेस का मसला नहीं आ रहा, इरेगुलर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब आप कहो जी मैंने अल्ट्रासाउंड में बीमारी निकालनी ही निकालनी है, तब मैं जो है ना काबिल हूँ, आज मेरी काबिलियत का इम्तिहान है, बाकी सारे काम छोड़ के, सारे मरीज़ छोड़ के आप बैठे हो, कभी इधर कार कभी उधर कार, कभी उसका पानी पिला ताकि उसका मसाना भरे और मज़ीद आप अच्छे से देखो। 2 घंटे आप जनाब एक मरीज़ पर ज़ाया कर दो जी मैंने आज इसका कुछ ना कुछ निकालना है। हो सकता है अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ना मिले, उसके यूट्रस का साइज़ नॉर्मल हो सकता है, उसकी ओवरीज नॉर्मल हो सकती हैं, हो सकता है ओवरी में कोई सिस्ट भी नज़र ना आए, फाइब्राइड भी नज़र ना आए, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने उसको लिख के भेज देना यूट्रस का साइज़ इतना है, ओवरीज नॉर्मल है, नो सिस्ट और फाइब्राइड सीन, जो एडनेक्सा है उसके अंदर कोई फ्री फ्लूइड नहीं नज़र आ रहा है। जो अल्ट्रासाउंड का काम था वो मैंने आपको बता दिए। अब आप इन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ें ढूंढें कि हार्मोनल प्रॉब्लम है तो लैब के टेस्ट करवा के देखें। आप कोई स्ट्रेस ले रही है पेशेंट तो उसको देखें, कोई ओबेसिटी की वजह से है, कोई मेडिसिन की वजह से है, तो ये अब हेडेक किसकी तरफ चला जाएगा? गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ चला जाएगा। और आपने गायनेकोलॉजिस्ट की काफ़ी हेल्प कर दी है कि आपने इतनी सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी हैं, समझ आइए। तो ये जब हमने नया नया अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था लाहौर के अंदर, तो हमें ये मतलब घबरा से जाते थे। ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारा पेशेंट हिस्ट्री के साथ आया जी, 4 महीने हो गए जी, 6 महीने हो रहे हैं जी, मसला आ रहा है हमें। अब हमने अपने आप से ज़िद बना लेते थे कि यार पता नहीं मेरा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, पता नहीं मुझे तो हर चीज़ नज़र सही आ रही है, मतलब यूट्रस तो सही नज़र आ रहा है, मतलब यार फाइब्राइड तो उसका होना चाहिए जिस तरह हिस्ट्री है। मैं मरीज़ को कैसे कह दूँ कि नॉर्मल है? मरीज़ तो मेरे गले पड़ जाएगा, मरीज़ कहेगा मैं यहाँ पे ज़लील रसवा खड़ी हूँ, आप कह रहे हो कि नॉर्मल है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। मतलब हम लोग जब नए होते हैं फिर तो घबरा भी जाते हैं, होता है कि नहीं? ये आप शेयर करें, एक्सपीरियंस होता है ना। तो ये जो डिस्कशन मैंने आपके साथ ये एक क्वेश्चन किया है कि कितनी कॉजेज़ हैं, तो ये जब चीज़ें आपको याद होंगी तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिख के भेज सकते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, फिर आप घबराहट नहीं होगी। ये मैंने जो सेंटेंसेस इतने देर में बोले हैं 5-4 मिनट, इसका आपको बेनिफिट होगा, उम्मीद है प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस फील होगा ना जी। तो ये चीज़ें आपको मकसद करने का, बात करने का मकसद ये था इस क्वेश्चन का। तो और ये बहुत केसेस होते हैं हमारे पास। उसके बाद अगली चीज़ जो है जी वो कौन सी है हमारे पास? यूट्रस की मैंने आपसे डिस्कशन कर ली है सारी। ये बताएं ज़रा कितनी किस्म के वो होते हैं एडनेक्सा के, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं एडनेक्सा में? वेरी गुड। ओवरीज।
तरतीब से मैंने कहा था आपने बताना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट वेरी गुड। इसका इन चीज़ों से तरतीब का क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप कुछ मिस नहीं करेंगे। अगर आप रैंडमली काम करते हैं ना बेहंगम तरीके से, तो आप मिस कर जाएंगे। कभी आप ओवरी भूल जाएंगे, ओ यार मैंने तो ओवरी नहीं देखा था इस मरीज़ का, वो तो मरीज़ चला गया है, अगर ओवरी में कोई मसला निकला है तो मेरे तो घाटे होगा। फॉलो कर रही है मेरी बात को? फिर आप सोचेंगे ओ यार मैंने तो कल्टी सैक नहीं देखा, कल्टी सैक में अगर फ्री फ्लूइड हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो मेरे मरीज़ घाटे आ जाएगा। तो मैं जो आपको सीक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बताने का मकसद ये है कि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। बात फॉलो हुई है? वेरी गुड। तो ये बताएं ज़रा, फैलोपियन ट्यूब नज़र आ जाती है रूटीनली? वेरी गुड। तो ये बताएं जो फ्री फ्लूइड है वो ज़्यादातर कौन सी इसमें नज़र आता है? मैं पाउच और डगलस में कौन से कल्टी सैक में नज़र आता है? हाँ, उसका क्या क्या नाम है? रेक्टोयूट्राइन भी कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं, और एक और भी नाम है पोस्टीरियर कल्टी सैक। मैंने बताया था ना, पी से पोस्टीरियर, पी से पाउच ऑफ डगलस। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अहमियत कहाँ मिला है? क्यों अहमियत कहाँ मिला ये? ज़्यादातर उसमें क्यों इकट्ठा होता है फ्लूइड? हाँ, क्योंकि हमने मरीज़ को लिटा कर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। जब मरीज़ को लिटाएंगे, अगर पानी ऊपर पड़ा होगा भी तो पानी नीचे वाले फ्लूइड में। चलो शुक्र है, माशाल्लाह, थैंक। खुशी हुई है कि आप लोगों की अच्छी तैयारी है, आप लोगों को तकरीबन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं चीज़ों के। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा, मैंने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बता दूँ। आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं बताई। ये देखें ज़रा, एक आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का दे दिया था बेसिक। ज़्यादा बंद कर दें। अच्छा, मेरे से पता नहीं आप दोनों में से किसी ने शायद पूछा था कि ड्यूरिंग मेंसेस हम अल्ट्रासाउंड करते हैं कि नहीं। आपने पूछा था, मुझे याद पड़ता है मैडम को। सर कोई पेशेंट था, आपने पूछा था, पता नहीं किसी LHV का मुझे मैसेज आया था, उसने ना पूछा था, फैसलाबाद की थी फिर शायद वो। अच्छा, तो ये देखें, हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब पहले 6 दिन है, पढ़ा लिखा हुआ है ना, माहवारी पहले दिन से 6ठे दिन तक लिखा हुआ है। अच्छा, तो पहले 6 दिन के जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 6 दिन जो हैं, उसमें आपको जो एंडोमेट्रियम वैसी नज़र आती है, एक लाइन नज़र आती है चिट्टी। ठीक है। दरमियान में इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, दरमियान में एंडोमेट्रियम होती है ना, तो एंडोमेट्रियम लाइन चिट्टी नज़र आती है, बिल्कुल वाइट। ठीक है, ये 2 एरो बने हुए हैं ना, तो ये इस तरह नज़र आती है एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है प्रोलिफरेशन फेज़। प्रोलिफरेशन फेज़ कौन सा फेज़ होता है? जब 6ठे दिन से लेके जब तक ओवुलेशन नहीं हुई। आपकी आंखों का मसला है, आप ग्लासेस नहीं लगाती, ग्लासेस नहीं लगाती, आप बिल्कुल यूज़ नहीं करती, बिल्कुल यूज़ करती ही नहीं है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आपकी आंखों का मसला है, जलन से हो रही है। अच्छा चलिए। अच्छा, बहरहाल अब एंडोमेट्रियम जब शेड हो गई तो पहले 6 दिन का ये साइकिल था जिसको हम कहते हैं माहवारी। इसमें एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है और एंडोमेट्रियम जस्ट एक लाइन की तरह नज़र आती है। जब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जब मेंस्ट्रुएशन फेज़ रुक जाता है, तो 7वें दिन से लेके 14वें दिन तक जब तक अंडा रिलीज़ नहीं होता फॉलिकल के अंदर से, उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन फेज़। ठीक है, ये 4 फेज़ लिख लें, आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ, लिख लें। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज़ हैं। पहला जो है उसको हम कहते हैं माहवारी या मेंस्ट्रुएशन फेज़, इंग्लिश में हम उसको लिखते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़।
उसके बाद फेज़ होता है प्रोलिफरेशन फेज़। ये चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई थी आपको, ठीक है। उसके बाद होता है ओवुलेशन, हाँ जी ओवुलेशन, एंड देन सिक्रेटरी फेज़। ओके हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो है फेज़ मेंस्ट्रुएशन फेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम शेड हो रही है और इसमें एक लाइन जस्ट नज़र आती है ऐसे करके, एक सिंगल लाइन, ठीक है। ये आसपास जो है ये फंडस है, ये मसल्स हैं, और ये दरमियान वाली जो ये वाली लेयर है, जब मैं खींच के ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये कौन सी लेयर है? एंडो। ये कौन से फेज़ में? मेंस्ट्रुएशन फेज़ में, पहले 6 दिन के अंदर। अब हम दूसरी बात करते हैं 7 to 14, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है? प्रोलिफरेट, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? सर दोबारा से बनना, प्रोलिफरेट आपको क्या समझ आती है? प्रोलिफरेशन या प्लोरिफलेट का क्या मतलब है? प्रोलिफरेशन फेज, प्रोलिफरेशन कहते हैं ग्रोथ को। टू प्रोलिफरेशन क्या मतलब है? ग्रोथ होना, रीजनरेट होना, इंक्रीज करना इन नंबर, इन साइज, टू ग्रो। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है? ग्रो करना, ग्रोथ होना, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड फेज़ है प्रोलिफरेशन फेज़। अब आप कॉमन सेंस की बात है कि अब एंडोमेट्रियम जब शेड हो गई है तो अब अगले इसके बाद दोबारा एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाती है, नंबर 1। तो प्रोलिफरेशन फेज़ को प्रोलिफरेशन फेज़ एक दो वजह से कहते हैं। नंबर 1 ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होती है इसमें, नंबर 2 ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो अब समझ आ गई कि हम इस फेज़ को क्यों प्रोलिफरेटिव फेज़ कह रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोलिफरेशन हो रही है फॉलिकल की और एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन हो रही है। तो हम इस फेज़ को क्या कहेंगे? प्रोलिफरेशन फेज़ क्या देते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है ना, समझ आ गई है ना, सीधी सी बात है ये। तो इसके अंदर अब कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कह रहे हैं कि एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही है या ग्रो कर रही है, तो जब आपने की थी ड्यूरिंग मेंसेस, आपने अल्ट्रासाउंड किया था तो आपको ऐसे करके एक लाइन नज़र आई थी ऐसी। अब जब आप करते हैं इस फेज़ के अंदर प्रोलिफरेशन फेज़ में, तो आपको एंडोमेट्रियम कैसे नज़र आती है? 3 लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। 3 लाइनें बन रही है ना, ये देखो ना, एक लाइन ये है ना, ये लाइन है ना, ये वाली, ये तीनों लाइन है ना, 1 2 3। ये देखें ज़रा, ये अब इसमें 3 लाइन नजर आ रही है, एरो बने हुए 3 लाइनें हैं छोटी छोटी। एक ये लाइन है थोड़ी सी वाइट करके ऐसे, एक ये दरम्यान में लाइन आ रही है, एक एंड पे आ रही है, 3 लाइन। हाँ, जब मेंसेस चल रहे हैं पेशेंट, जब रुक गए हैं, हाँ जब वो रुके हैं, उसके बाद एंडी में आपको एंडोमेट्रियम 3 लाइन नज़र क्यों आ रही है? क्योंकि प्रोलिफरेट हो रही है ना। अब आपका फेज़ कौन सा शुरू हो गया है? प्रोलिफरेशन फेज़, ग्रो कर रहा है। तो पहले मतलब है कि कमज़ोर एक ही थी, जस्ट ग्रो कर रही, तो कितनी हो गई? 3। तो इस फेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम आपको कैसे नज़र आएगी? 3 लाइन अपीयरेंस होगी। ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये पेंटिंग में बनाई भी है, ये मतलब ये 1 2 और 3 है ना, ये 3 लाइनें हैं। तो ऐसे समझ लो कि आपको 3 लाइन नज़र आ रही हैं।
पहले मैं आपको समझा रहा था कि ये आप समझ लें कि मायोमेट्रियम है, यूट्रस की लेयर है और दरमियान में एंडोमेट्रियम है। पहले मैंने आपको ऐसे बताया था ड्यूरिंग मेंस। अब मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप इसको मायोमेट्रियम ना समझें, आप इस पूरी को एंडोमेट्रियम समझ लें। इस पूरे सर्कल को, ये पूरी जो 3 लाइनें, इनको आपने क्या समझना है, एंडोमेट्रियम में और 3 लाइनें हैं। तो 3 लाइनें आपको कौन से फेज़ में नज़र आती हैं? ये भूलेगा तो नहीं, इसको लिख लें कि 3 लाइन अपीयरेंस। प्रोलिफरेटिव फेज़ में एंडोमेट्रियम की, इसको हम कहते हैं 3 लाइन अपीयरेंस। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अक्सर हमने पिछले टॉपिक में लेक्चर में बात भी की थी, तो ये अक्सर डॉक्टर कह देते हैं कि जी आप 12वें दिन 13वें दिन आना। हमने आपका वो जो केसेस इनफर्टिलिटी के होते हैं, बच्चा नहीं हो रहा काफ़ी सालों से, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, तो डॉक्टर कहती है कि आप 12वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाने आना, कहती है ना 13वें दिन आना। तो उसका मैंने आपको बताया था कि उसमें, अब मैंने इसका बताया प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर 2 चीज़ें ग्रो कर रही हैं। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम और फॉलिकल। अब आपने एंडोमेट्रियम देख ली, 12वें दिन आपने मरीज़ को बुलाया, एंडोमेट्रियम आपको कैसे नज़र आएगी 12वें दिन? वेरी गुड। फॉलिकल कैसे नज़र आएगा? फॉलिकल भी मैच्योर हो रहा होता है, इसीलिए हम चेक करते हैं कि फॉलिकल मैच्योर हुआ है कि नहीं। तो फॉलिकल का एक फॉलिकल होगा, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो फॉलिकल का साइज़ बड़ा होगा, तो अगर फॉलिकल का साइज़ बड़ा नहीं है और सारे फॉलिकल छोटे साइज़ के हैं, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसका जो पेशेंट जो फर्टाइल नहीं हो रहा, बच्चा नहीं पैदा हो रहा उनका, तो इसका मतलब है कि इनका मसला ओवरी के अंदर है, फॉलिकल्स। फिर इसकी मेडिसिन होती है, आपको पता ही है, फॉलिकल इंडक्शन की होती है ना, तो वो फिर वो कर देंगे। अगर फॉलिकल बन गया तो फिर इसका मतलब है कोई और वजह होगी। इसलिए पेशेंट को 12वें या 13वें दिन बुलाने का मकसद ये होता है कि आपने चेक करना है कि ओवरी के अंदर आपको एक फॉलिकल जो है वो डोमिनेंट होता है। कितना? एक फॉलिकल से हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट। और मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट क्या मतलब होता है? जो फॉलिकल दूसरों पे गालिब आ जाए, नुमायाँ हो जाए। तो एक फॉलिकल आपको नुमाया नज़र आ जाए, जिसका मतलब है कि पेशेंट को फॉलिकल का मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था कि एक प्रोलिफरेशन फेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम ग्रो करके 3 लाइन अपीयरेंस नज़र आ गई, और इसी फेज़ के अंदर आपकी फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं और एक डोमिनेंट फॉलिकल आपको नज़र आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने आपको अगली बात बताई थी ओवुलेशन की। देखिए ये है डोमिनेंट फॉलिकल, ऐसे नज़र आ रहा है ग्रो करके, एक ही नज़र आ रहा है, नुमाया आबला लिखा हुआ है, नुमाया आबला, इसको डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। ये डोमिनेंट फॉलिकल 14वें दिन जाके इन क्लाइंट का वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर। पता है ना इस बात का? इट इज़ नॉट अ डिजीज़। तो ये जो लोग होते हैं, जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो इनके लिए वर्ड कौन पेशेंट का यूज़ नहीं होता, क्लाइंट्स कहते हैं इनको। करते हैं क्लाइंट का वर्ड यूज़। तो इसके लिए भी, अब इसके लिए क्या यूज़ होता है वर्ड हॉस्पिटल में? पेशेंट ही करते हैं, ये क्लाइंट कहते हैं आप। एक फीमेल आ रही है प्रेग्नेंट पेशेंट को आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, ये बताओ? पेशेंट कहते हैं कि क्लाइंट कह रहे होते हो? पेशेंट कह रहे होते हो? हाँ, क्योंकि असल में वहाँ पे अगर क्लाइंट कहेंगे ना, मरीज़ परेशान हो जाएगा। क्लाइंट है क्या? कितना है क्या है बाजी ने, मरीज़ खुद परेशान हो जाता है। हाँ, असल में देखो मकसद होता है आपने एक बंदे को सर्व करना है। ये मकसद थोड़ी है कि जी मैं तेन इस नाम से बुलाऊंगा या मैं इस नाम से बुलाऊंगा, ये तो कोई मकसद नहीं। अपने नॉलेज के लिए मतलब आपके देखो ना, इससे ये नॉलेज आपकी जो कम्युनिटी होती है ना, उसमें आपको उठा देता है। जब इस तरह की आपको आइडिया होता है तो आपकी वर्थ बढ़ती है। तो बार बात करने का मकसद ये था कि ये डोमिनेंट फॉलिकल है, ये कौन से दिन जाकर रप्चर होता है? 14वें दिन जाकर रप्चर हो जाता है। यहाँ से क्या निकलता है? एग। ओवुलेशन वर्ड जो है ये कहाँ से निकला है? ओवम से। ओवम किसको कहते हैं?
अंडे की तरह है वो। अंडे को या एग को कहते हैं। तो ओवुलेशन इट इज़ अ टाइम व्हेन एग इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द डोमिनेंट फॉलिकल। ठीक है, तो ये देख लिखा भी और डोमिनेंट फॉलिकल वास कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में समझाऊंगा आपको। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ तक आपका हो गया। हाँ, अब उसके बाद अगला फेज़ कौन सा मैंने लिखवाया आपको? सिक्रेटरी फेज़। अब मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि ओवुलेशन फेज़ को ओवुलेशन फेज़ क्यों कहते हैं, या ओवुलेशन को डे क्यों कहते हैं? बिकॉज रिलीज ऑफ ओवम, ओवुलेशन रिलीज ऑफ ओवम और एग स्लैश। ठीक है, और प्रोलिफरेशन फेज़, वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोलिफरेशन फेज़? बिकॉज इट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड फॉलिकल, ये दोनों चीज़ें होगी। अब वाई सेक्रेटरी फेज इज कॉल्ड सेक्रेटरी फेज? बिकॉज हाँ हाँ बताओ, कोई बात नहीं। ठीक है, एग तो पीछे रिलीज हो गया, ओवुलेशन में रिलीज हुआ ना, एग तो रिलीज ओवुलेशन में हुआ, इसलिए तो हम ओवुलेशन कह रहे हैं कि ओवुलेशन डे। रिलीज ऑफ एग इज़ अ ओवुलेशन। ठीक है, सेक्रेटरी फेज को सेक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने लगाना तो क्या और ये बता दूँ? हाँ यही तो देखो ना, हाँ ये तो मकसद है कि कॉन्सेप्ट आपके इंशाल्लाह ऐसे होंगे कि आप याद करेंगे एक दफ़ा। इससे पहले आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें ऐसे भी होती हैं। कभी जहन में आपके आई कि मेस्टर साइकिल है, उसकी किस तरह फेजेस हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों उसको ऐसा कहा जाता है? कभी सोचा इस तरह? कभी भी नहीं सोचा होगा आप लोगों ने, नहीं सोचा होगा ना। अब आपको चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। सेक्रेटरी फेज़ को सेक्रेटरी फेज़ इसलिए कहते हैं कि इस फेज़ के अंदर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टार्ट हो जाती है। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। Secretory phase is called secretory phase because in this phase secretion of progesterone hormone from corpus luteum ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या स्पेलिंग है? नो 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 नो, CORPUS। ठीक है, कॉर्पस और LUTEUM, नॉट ए। तो आप समझ आ गया कि सेक्रेटरी फेज का नाम ऐसा क्यों है? क्यों है? अब ये देखें 14वें दिन क्या होती है? 14वें दिन क्या होती है? ओवुलेशन। ये मैंने बनाया डोमिनेंट फॉलिकल। ठीक है, इसमें से ये छोटा सा मैंने दायरा बनाया, ये अंडा निकल गया। ठीक है, ओवुलेशन हो गई। अब जो अंडा निकल गया उसके बाद फेज़ शुरू हो गया सेक्रेटरी फेज़। ठीक है, ऐसे ही जी। इसमें ये होता है कि जहाँ से अंडा डोमिनेंट फॉलिकल से निकला तो डोमिनेंट फॉलिकल की शेप चेंज हो जाती है, ऐसे हो जाती है। इस शेप को, वो चीज़ जब अंडा निकल गया तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। तो समझ आइए कि नहीं? When egg is released from the dominant follicle, when egg has been released from the dominant follicle,
देन डोमिनेंट फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस। समझ आई? तो मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। जब अंडा उसके अंदर था तो इसको हम क्या कह रहे थे? जब अंडा निकल गया तो हम इसको क्या कह रहे हैं? एक ही मसला तो नहीं है ना इसमें को समझने में। अब क्या होता है, जब अंडा निकल गया, ओवुलेशन डे ख़त्म हो गया, अगला दिन आ गया, 15वां दिन शुरू हो गया, तो अब ये जहाँ से अंडा निकला है ये कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम करता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट। ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम ने जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को थिक करता है। क्या करता है? अब सवाल ये है कि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को थिक क्यों करता है? एंडोमेट्रियम का थिक होना क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब है कोई? क्या जवाब है? सर एक ये है कि जब अंडा निकलता है अगर उसकी मतलब फर्टिलाइजेशन होगी उस काम नहीं किया तो उसमें आगे एम्बेड होना होता है, इसलिए एंडोमेट्रियम को थिक करता है। क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम है ये घर है बच्चे का। बच्चे का घर मजबूत होगा तो बच्चा वहाँ पे 9 महीने गुजार सकेगा। तो जो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन है, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, कुछ लैब रिपोर्ट्स देखी होंगी कि जब प्रेगनेंसी होती है, जो यूपीटी करते हैं तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा इसलिए होता है कि वो एंडोमेट्रियम थिक हो, एंडोमेट्रियम के अंदर बच्चा सर्वाइव कर सके, वहाँ पे रह सके। जिस तरह हम एक घर के अंदर रहते हैं, दीवारें मजबूत बनाई जाती हैं, जितनी ज़्यादा दीवारें मजबूत होती हैं उस घर के बासी जो है वो इजीली उस घर में रह सकते हैं। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है पीछे। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या सेक्रेटरी फेज़ के अंदर क्या हो रही है? प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन हो रही है, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इट इज़ अ सिक्रेटरी फेज़, और सिक्रीशन इसलिए होती है ताकि एंडोमेट्रियम थिक हो। एंडोमेट्रियम जब थिक होगा तो बच्चा वहाँ पे इजीली ग्रो कर सकेगा। ठीक है? अगर इसको फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली कम होता है और एंडोमेट्रियम शट डाउन हो जाती है। जैसे हम बात कर लें प्रोजेस्टेरॉन, जिस तरह हम हमारी जो घर की दीवारें इसके अंदर सीमेंट का काम होता है या गारे का काम है, यूनिटों को जोड़ के रखता है। अब वो गारा बीच में से हम निकाल दें तो हल्का सा भी मसला होगा तो वो दीवार गिर जाती है ना, थोड़ा सा धक्का लगा या कुछ भी हो दीवार गिर जाएगी। ऐसे ही प्रोजेस्टेरॉन वर्क लाइक अ सीमेंट या गारा, इस तरह काम करता है। समझ आई? कि वो एंडोमेट्रियम को थिक करके रखता है, जोड़ के रखता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ करा, वो समझ लो सीमेंट या गारा निकला तो दीवार आपकी गिर गई। ऐसे ही आपकी जो एंडोमेट्रियम शेड कर गई। कॉन्सेप्ट बन गया? तो ये फेज़ थे इसके। तो कॉर्पस ल्यूटियम समझ आ गया? क्योंकि नाम से हमें लगता है कि यार ये मुझे ना पढ़ाओ। बंदा ये सोचता है कि ये तो इतनी मुश्किल चीज़ है, ये तो मेरे से ना मुझे समझ आनी है ना मेरे जहन में बैठ रही है, बंदा घबरा जाता है। तो ये 14 से 28 लिखा हुआ है। ये 14 से 28 के अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम जो है थिक होती है। ये एरो के निशान बने हुए हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए दो एरो बने हुए हैं ना, ये कैलिपर पड़ा हुआ है। एंडोमेट्रियम यहाँ से लेके यहाँ तक एंडोमेट्रियम थिक होगी अब। ठीक है? तो ये प्रिपेयर हो रही है फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है? अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये शट डाउन कर जाएगी और नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? समझ आ गई है? फिर मैंने आपको ये बताया था कि एंडोमेट्रियम की जो वो कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो 11 mm तक होती है प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर। प्रोलिफरेटिव फेज़ में एंडोमेट्रियम की थिकनेस 11 mm से कम होनी चाहिए, और सिक्रेटरी फेज़ में ये होने चाहिए 16 mm से 11 mm से कम होने चाहिए।
प्रोलिफरेटिव फेज़ में। जब आप कहते हैं मरीज़ को 12वें दिन आना, 11 mm से कम होना चाहिए। हाँ जी, 11 mm से कम होना चाहिए ना। सेक्रेटरी फेज़ में जब ओवुलेशन हो गई है, एंडोमेट्रियम मज़ीद थिक हो रही है ना, यही सेक्रेटरी पढ़ा है हमने, मज़ीद थिक हो रही है तो लाजिम बात उसका साइज़ 5 mm और बढ़ जाता है, तो 16 mm। अगर 16 mm से ज़्यादा है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको 11 mm 16 mm। चलें ठीक है, बहरहाल ये समझ आइए अब आपको। इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ये देखें आप, ये 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें ना, 1 2 और 3, ये बाहर से लेके बाहर तक ऐसे 3 लाइनें मेजर कर लेंगे हम। ठीक है, तो 11 mm से कम होनी चाहिए। फिर हम आते हैं आगे इसमें, ये देखो ये कैलिपर लिखे हुए इन्होंने मेजर किया हुआ है। ठीक है, फिर अगली इमेज मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये मेजरमेंट हुई पड़ी है, हुई पड़ी है ना, क्या नहीं नज़र आ रही? आप नज़र आई है, ये आ रही है। ये एंडोमेट्रियम है, इसका साइज़ 16 mm से ज़्यादा है, थिक एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अगर एंडोमेट्रियम का साइज़ 16 mm से ज़्यादा है तो आप क्या समझेंगे, क्या मसला है, मरीज़ को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। अच्छा मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ आपको। आप लिखें कि इफ़ एंडोमेट्रियम साइज़ ग्रेटर दैन 16 mm ठीक है, then there could be 4 possibilities, then there could be 4 possibilities। क्या मतलब है इस लाइन का? कब 4 वजूहत होंगी, जब अगर आपने मेजर किया और 16 से ज़्यादा साइज़ मिल गया तो आप सोचेंगे 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़ कौन सी है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये लिखा हुआ है नीचे, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। हाइपर, ये देखें ना, ये लिखा भी हुआ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, सेकंड एंडोमेट्रियल पॉलिप, थर्ड एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, फोर्थ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। समझ आई है कि नहीं आई? वेरी गुड। अच्छा, अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या मतलब होता है? सर हाइपर तो ज़्यादा को कहते हैं ना, ज़्यादा, तो 16 से ज़्यादा है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। कोई मुश्किल है इसमें? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब है कि एंडोमेट्रियम का साइज़ नॉर्मल से हाइपर है, तो ज़्यादा है, तो इसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कह देते हैं। समझ आ गई? तो मुश्किल है बात समझने में। गुड, आगे चलो। अच्छा, एंडोमेट्रियल पॉलिप का क्या मतलब होता है?
फंजाई आपने कभी पढ़ी है? फंजाई पढ़ा है आपने कभी बायोलॉजी में? फंजाई, मशरूम, कभी मशरूम की तस्वीरें जहन में आ रही हैं आपको? कभी सोचो, और नीचे से एक डंडी होती है, ऊपर से वो छतरी से बनी होती है। ये उस तरह नहीं लग रहा आपको? महसूस हो रही? गौर करो ज़रा, छतरी से है ना, गोल गोल राउंड राउंड, नहीं महसूस हो रही? एक स्टॉक होता है ना, फंजाई हमने पढ़ा था, एक स्टॉक होता है। मशरूम्स हमने पढ़ी थी 10वीं में, 9वीं में, 11वीं 12वीं में। एक स्टॉक होता है, स्टॉक, उसके ऊपर राउंड सी मशरूम होती थी, तो उसको हम कहते थे फंजाई या मशरूम। यहाँ पे इसको हम कहते हैं पोलिप। नहीं जहन में आई बात? सिंपल है ना? तो ये देखो, ये समझ लें कि ये वही है, और इसके नीचे करके बाज़ केसेस के अंदर नीचे स्टॉक नज़र आ जाती है, बाज़ में नहीं नज़र आती, और बगैर स्टॉक के डायरेक्ट वॉल के साथ लगा हुआ है। एंडोमेट्रियल पोलिप कहते हैं इसको, ठीक है। पोलिप का मतलब यह है कि वो, या कुछ मरीज आपने देखा होगा गर्दन के ऊपर क्या वो निकली होती हैं, उनकी ग्रोथ लाइक प्रोजेक्शन निकली होती हैं, छोटे छोटे दाने से बने होते हैं। देखे होंगे मरीज़ आपने ऐसे, कहीं से गुजरे हों, गर्दन के ऊपर ज़्यादातर मेरा ख्याल है वो बने होते हैं, वो पोलिप होती है, ठीक है। वो ग्रोथ होती है मसल की या स्किन की ग्रोथ, जो कि स्किन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको हम एंडोमेट्रियल, अगर एंडोमेट्रियम के अंदर इस तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको, तो वो एंडोमेट्रियल पोलिप, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, लिख लो, एंडोमेट्राइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो देखो, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, आप लोगों को मेडिकल में रह के कुछ टाइम हुआ है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है कि नहीं? उसका साइज़ बढ़ जाता है ना, कॉमन चीज़ है ये तो अगर इन्फ्लेमेशन होगी एंडोमेट्रियम की, तो उसका साइज़ आपको 16 mm से बढ़ जाता है ना साइज एंडोमेट्रियम में, तो या तो वो एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, ठीक है। फिर आगे क्या चीज़ है? एंडोमेट्रियल। अब आपको भी इतना भी पता होगा, जब कैंसर होता है तो कोई साइज़ बढ़ता है उसका, सिंपल है ना। आप लोगों ने शायद कोई केसेस देखे हो, लिवर के अंदर कैंसर हो जाता है तो मैस बन जाता है, गिल्टियाँ बन जाती हैं, इरेगुलर और इनएविटेबल्स, ठीक है। उसको हम रोक नहीं सकते, और रोग आजकल तो इलाज आ गए हैं। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ जो है ना, उसको कहते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जब कैंसर का मतलब ही अनकंट्रोल ग्रोथ है, तो ग्रोथ का लाजमी नतीजा साइज़ का इंक्रीमेंट नहीं होगा ना। अगर 16 mm से ज़्यादा साइज़ है तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के जी एंडोमेट्रियल साइज 17 mm, डिफरेंशियल डायग्नोसिस 4 लाइनें लिख के अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास मरीज़ को भेजेंगी, या अगर आपको खुद मेडिसिन का आइडिया है तो खुद ट्रीटमेंट करेंगी कि कौन सी चीज़ है, ठीक है। समझ आइए बात, फॉलो हुई है? तो इस तरह केसेस इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल चीज़ें मौजूद हैं माइंड में ना, तो ये डील इंशाल्लाह आपने आगे करने हैं आने वाले वक्तों में। बाकी ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है आपने सिस्ट और ये तो हमने बड़ा पढ़ लिया है, पोस्टीरियर का उसमें नज़र आ रहा है, फॉलिकल, और ये ओवेरियन सिस्ट तो हम आज पढ़ेंगे बहरहाल। तो ये चीज़ होगी, ठीक है जी। अब हम 10-15 मिनट की ब्रेक कर लें, 15 मिनट की ब्रेक कर लें, 10 मिनट की।